देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जंग का एक महाज बंद हुआ है, बाकी महाज खोले हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो बयानात हैं उनका अगर आप बहाव देखें तो आपको यकीनन ये मानना पड़ेगा कि उस तरफ नीयत वही है, फतूर भी वही है, लेकिन इस मरतबा जो तैयारी है वो इससे बड़ी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अब फ़िलहाल जंग सफारती महाज पर हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन दुनिया भर के अहम शहरों के अंदर दारुल खिलाफा जा रहा है, जहाँ पर जाकर उसने ब्रीफ करना है कि पाकिस्तान का मुकदमा क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान क्या करना चाहता है। हिंदुस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिन्होंने नाम नहाद मुकदमा बनाया हुआ है उसकी तशहीर का बंदोबस्त है। अपनी तरफ से बड़े तगड़े लोग वो भेज रहे हैं। 7 डेलीगेट्स जो हैं वो जाएंगे और उनके नीचे 7 लोग ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं। ऑल पार्टीज़ उन्होंने ये डेलीगेशंस बनाए हैं। तो ये डेलीगेट्स जो हैं अब जाके अपने अपने मुल्क की वहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। इन द मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से जो सब कन्वेंशनल वॉर है, यानी असल जंग से ज़रा नीचे की जंग, लेकिन उतनी ही ख़तरनाक जंग वो जारी है। दहशतगर्दी के वाक़यात भी आप देख रहे हैं, अगवा के वाक़यात भी देख रहे हैं, एम्बुश के वाक़यात भी देख रहे हैं। तो हालात सही नहीं है। पाकिस्तान ने जाकर दुनिया को क्या बताना है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सेनेटर शहरी रहमान से, जो साबिक सफ़ीर हैं बराए अमरीका, नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी की। उनके घर में जाकर हमने उनसे पूछा कि वो क्या नुकात लेके जा रही हैं दुनिया को बताने के लिए। फिर हम स्टूडियो में वापस आएंगे और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की नीयत क्या है जब उनका वज़ीर दिफा बार बार ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। तो उसकी मुराद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। अगर अगला मलाकड़ा हुआ तो उसकी कैफियत क्या होगी। हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज होंगे, साबिक DGMO, साबिक कमांडर सदर्न कमांड। और अगर आपको पता हो कि जो DGMO वो तमाम प्लानिंग करते हैं वॉर की और दुश्मन की प्लानिंग से भी बखूबी वाकिफ़ होते थे। ये हमें बताएंगे कि दुश्मन क्या सोच रहा है। तो आइए चलते हैं सेनेटर शहरी रहमान से बात करते हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप का जो ग्रुप जा रहा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और आप बहुत अहम कैपिटल्स में जा रही हैं। अब सफारती महाज बड़ा गर्म है। अभी मैं भारतीय वज़ीर दिफा का बयान देख रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके टॉकिंग पॉइंट्स में क्या मेन चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, दुनिया को हमने क्या बताना है। शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं बहुत आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ैसला है मियां शहबाज शरीफ का, ये सताइश का मुस्तहक है कि उन्होंने जॉइंट पार्टी एक बनाया, वफूद का सोचा। और चेयरमैन बिलावल ने महाज भी पकड़ा हुआ था, आपने देखा ड्यूरिंग दिस पूरी जंग में उन्होंने महाज पकड़ा हुआ था। तो ये बहुत मौसर फ़ैसला है और मैं समझती हूँ इसके पॉजिटिव आउटकम होगा। उन्होंने बिलावल साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री में तो अपना एक एहसन वक्त गुजारा, बट इस दौरान इस 87 घंटे की जो जंग हुई है इसमें एक बहुत अहम महाज नैरेटिव हुआ था, एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट। वो उन्होंने संभाल लिया बिल्कुल महाज की तरह। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो तब्दीली आई है और जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से भारत अपने आप को कहते हैं, वो वहाँ जो एक एग्जिस्टेंशियल तब्दीली आई है उसमें ये जो जंग है, मीडिया की जंग, उनके लिए सेंट्रल है, उनके लिए बहुत करीबी है। तो एक तो ये बात होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरी नज़र में, ये फ़ैसला तो गवर्नर बिलावल साहब बैठ के आई थिंक कल मीटिंग है, फैसले करेंगे कि क्या क्या होता जाए। एक तो देखिए वहाँ जो जाते हैं तो पता चलता है कितनी जहन में गलत फहमियाँ भी डाली गई और डाली जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में यूरोप में और इवन ब्रिटेन एंड अमेरिका ख़ास तौर से बहुत सारे इंडियंस ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो टॉकिंग पॉइंट्स ही उन्होंने लिखे होते हैं, तो आप देख लें तो उनका एक ऑलरेडी बायस होता है, उसको सुन के हमें जवाब देना पड़ता है। तो वी हैव टू बी रेडी ऑन ऑल स्कोर्स। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पॉइंट्स जो होने चाहिए, जो चेयरमैन बिलावल भी डिसाइड करेंगे एंड में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भी साथ मिलके, कि एंड में देखिए हम अग्रेसर तो नहीं थे, अग्रेसर वो थे। एंड इफ़ यू सी हिज इंटरव्यूज़, मुस्तकिल यही हम शुरू से, एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इससे शुरू करती है, हुकूमत को भी ये बात सही लग रही है कि देखिए हम अग्रेसर नहीं हैं, हमने जारहाना बिला इश्तियाल ये जंग शुरू नहीं की, उन्होंने की। और हम तो हमेशा से अमन के ख्वाह हैं, लेकिन वो से भारत का जो नया भारत है, द हिंदुत्वा रिपब्लिक आई कॉल इट, वो मिसरीड करते हैं, इसको कमज़ोरी समझते हैं।
तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि तो देखिए सॉरी, तो हिंदुत्वा भारत जिसको वो नया भारत कहते हैं, हाँ उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये हमें बावर करवाना है जी उनको। बिल्कुल। ठीक है। उसकी जो उनके माशरे में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से वो अब रीजन को मुस्तकिल परपेचुअल वॉर में जो रखना चाहते हैं, ये उसकी सोच की अक्कासी है। ये हिंदुत्व रिपब्लिक में जो चेंज आई है, जो बहुत सारे देखिए रैशनल लोग इंक्लूडिंग वेस्टर्नर्स कहते हैं कि भाई आप इनसे ये बात करें। आप जानते हैं मुझसे, आप ट्रैक टूज पे जा चुके हैं कि पूरा मेन्यू बना हुआ है CBMs का, कॉन्फ्रेंस का, वो सब मौजूद है, लेकिन वो एक दूसरी भारत से डिस्कशन होता था। इस भारत में तो आपने देखा गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश, बिल्कुल गुंजाइश, वो तो जंग पर तुले रहते हैं। और अब भी यही कहना है, देखिए जो ख़तरनाक बात हुई और जो आपका सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट भी होना चाहिए, इसमें आपको दहशतगर्दी के बारे में बात करना पड़ेगा। वो तो कहेंगे दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान करता है, तो दहशतगर्दी के बारे में जब हम बात करते हैं ऑपोजिट डायलॉग में, तो वो अमूमन ये समझा जाता था कि दहशतगर्दी का मुद्दा जो है वो हिंदुस्तान का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा हमारा मुद्दा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारा कश्मीर, दहशतगर्दी हमारा मसला है, इसलिए मुद्दा एज एन टॉकिंग पॉइंट, इसलिए कि बलूचिस्तान में मेरे भाई इटालियन सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर तो नहीं पकड़ा गया ना, सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर, वो वहाँ क्या कर रहा था, उसके ताने बाने किससे मिलते थे, ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान टू अफगानिस्तान, उनके जो सेफ हाउसेस हैं। फिर जाफर एक्सप्रेस हुआ, सब फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स उनके थे। किसी ने कहा कि हम जंग का तबल बजाए, लेट अलोन जंग की शुरुआत है। एक्ट ऑफ वॉर इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आपने दुनिया के सारे कवानीन मसमार किए, अपने आप को इज़राइल के शेप में ढाल लिया, और बहुत ही एक डेंजरस प्रेसिडेंट की तलत साहब, ये मैं समझती हूँ। एंड अगेन इट्स बिन टॉक्ड अबाउट दैट, इक्वेट कर दिया जंग को और एक रैंडम एक्ट ऑफ अनप्रूव टेरर से। अब वो आप नहीं प्रूव कर सके। परसों MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जी उनकी, उन्होंने अपना स्पोक्स, किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, भारतीय सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा दे आर नॉट रेडी, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और हमें नहीं पता कौन है वो। जंग लड़ ली है उन्होंने, जंग भी लड़ ली, ये नहीं पता कौन है, न्यूक्लियर वॉर के करीब चले गए, लेकिन वो जो बड़ा मामला है उसकी तहकीक नहीं की। तो पहलगाम जो है, जिसकी बुनियाद जिसको इन्होंने जवाज बनाया, जंग का जवाज बना दिया। कल आप कहें तरत साहब हम 5 लोग बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, आप कहते हैं तो ये तो हिंदुस्तान ने किया, अब हमारा मूड बना है, हमारे मिसाइल्स तैयार हैं, हमें इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करनी है, वो प्रिसिशन स्ट्राइक है। तो पहलगाम हमारे टॉकिंग पॉइंट्स के फोकस में होना चाहिए, क्योंकि उसी से इसका आगाज हुआ है, क्योंकि वो तो अनइन्वेस्टिगेटेड एक्ट है। और आपने बहुत शातिर तौर पे उसी वक्त ऑफर कर दिया कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, हम बिल्कुल आपसे गैर मुनसिफाना आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, आपको हम पर शक है, हमको आप पर शक है, वो तो ये तो हकीकत है, तो आप किसी न्यूट्रल तो तहकीक का जो मामला है, शफाफ तहकीक पहलगाम की, वो भी हमारे टॉकिंग पॉइंट्स का हिस्सा होगा कि हमें देखें, हमें ऑलरेडी है जी, वो तो आपके पास वक्त लिमिटेड होगा, आप एक हद तक आपके पास बहुत सारे टेबल पे चीज़ें होती हैं ना, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, तो आप भूल भी जाएंगे। ये बात हमें रिपीट करनी है कि पाकिस्तान हैज़ डन दिस। फिर और बहुत चीज़ें डेली कुछ ना कुछ निकल रहे। देखिए सीज़ फायर के हवाले से भी उन्होंने किस तरह दारेहाना रवैया रखा हुआ है। वो कहते हैं कि हम पॉज करना चाहते हैं। मोदी सरकार एक तरफ कुछ कहती है और करती कुछ और है। राजनाथ ने बल्कि यही कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है जो हमने किया, और हमारी तैयारी। और आप बैठ के क्या फिल्म तो हम आपको दिखाएंगे तो कैसा लगेगा पब्लिक में? हाँ, वो दरअसल वो बॉलीवुड, हमारे खारजा वजीर कह दें देखिए ट्रेलर है, हम फिल्म तो हम आपको दिखाएंगे, वो कैसा रहे? हम नहीं करते ये। हैव यू नोटिस्ड? हमें कोई ऑब्सेशन नहीं है हिंदुस्तान से। अब आप देखते चले जाएं किस तरह उनको आपसे वैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए। देखें, आपने अब जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, मैं समझती हूँ डिप्लोमेसी अग्रेसिव रहनी चाहिए। हमने कंसिस्टेंटली बहुत सारे मामलात पर बिलवास्ता उनका नाम लिया, लेकिन जब तक उनकी तरफ से ये घिनौनी हरकत नहीं हुई, हमने खुल के हम नहीं खेले। शायद मैं पहले खुल के खेलना चाहिए था। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक देखिए नॉर्म में डिप्लोमेसी हमारी इन द नॉर्म खासी तमीज़दार हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन डिफिडेंट नहीं होनी चाहिए। और जो इसलिए मैं सराह रही हूँ इस टीम का कि देखिए 2 हफ्ते भी जितने कैपिटल्स चेयरमैन बिलावल जाएं, शायद वो अमेरिका भी चले जाएं, तो वहाँ जब वो निकलेंगे,
برسل سے نکلیں گے, لندن سے نکلیں گے, پیرس سے نکلیں گے, تو وہاں کی جو ایمبیسڈر ہے انہوں نے نیندیں حرام کرنی ہے اپنی اور اپنے ٹیم کی, ود دا کانٹیکٹس اینڈ دا فالو تھرو. ہماری 6 لوگوں سے میٹنگ ہوئی. یو ہیو ٹو میک شیور وہ میٹنگ سسٹین رہے, انگیجمنٹ سسٹین رہے, اور ایمبیسیز بالکل کر سکتی ہیں. ٹریڈ پر رہے, آپ کے ٹاکنگ پوائنٹس پر رہے, کشمیر پر رہے, اور خاص طور سے انڈس واٹر ٹریٹی پر رہے. جو آج کل کلائمیٹ اور واٹر کے جو ایشوز ہیں یہ کافی ان پر کافی دلچسپی ہے لوگوں میں. آپ نے بہت اچھا کیا, انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا اور ماحولیات سے اس کو جوڑا, جو آپ کا پیٹ سبجیکٹ ہے بھی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہماری طرف سے تو بحث کا حصہ ہے. بین الاقوامی طور پر جب میں میڈیا کی چھان کرتا ہوں نہیں اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا. بین الاقوامی بیانات جو ہیں ان کو نیوکلیر وار ظاہر اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے, اس کی طرح فکر ہے. لیکن جس طرح کہا گیا کہ 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنے کا جو اعلان ہی ہے, بھلے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اس سے بڑا آبی ٹیررزم تو ہے نہیں. تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑا ہمارے پاس کیس ہے کہ یہ کیسے لوور ریپیرین کے حقوق کے اوپر وہ ڈاکہ مار. جی, اور اس کے ہمیں کافی سارے لیگل راستے ڈھونڈنے ہوں گے, کیونکہ دنیا بڑی تنگ ہو گئی ہے. انصاف جو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں, خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں ایک رہتا ہے ٹینشن اس بارے میں نا. تو یہ ورلڈ بینک نے کہہ دیا, مثلا یہ بھی کہا کہ آپ ایگزٹ نہیں کر سکتے, وہ تو, لیکن وہ کس کی بات سن رہے ہیں, وہ کر چکے ہیں ایگزٹ. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک دونوں نے فریقین نے کہا, ہمیں ریکویسٹ نہیں کی, ہم انٹروین نہیں کر سکتے, جو یونائٹڈ نیشنز کی بھی پوزیشن ہے, رائٹ. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ انٹروین کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا, بیکاز یہ جو بھارت ہے, آج کا بھارت جس نے سینسرشپ کا جال بچھا دیا ہے, آئرن کرٹن بنا دیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, تو وہ تو نہیں کسی کی سننے والا. وہ اپنے آپ کو ایک جنگجو 19ویں صدی کی جنگجو قوم ویژن کریں, جبکہ 21ویں صدی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں طلعت صاحب کہ وہ اسرائیل ہیں تو ہم غزہ نہیں ہیں. ہمیں فلسطین کے لیے میرا ابھی بھی دل روتا ہے. آج بھی میں نے پوسٹ کیا ہے کہ دیکھیے اخباروں کے بیک کے اندر کے پیجز میں چلی گئی یہ بات, لیکن اسرائیل وہاں حملہ پھر شروع کر رہا ہے. کوئی سیز فائر, کوئی ٹروس, کچھ نہیں, تباہ کر دیا, اور لوگوں اور جینوسائیڈ جاری ہے. تو انڈیا نے بھی انڈین آکوپائڈ ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں یہی جینوسائیڈ کیا ہے. تو اف دے تھنک کہ ہم یہ باتیں چھوڑ دیں گے, ان پر تو ہمیں بھی ہم ٹو ڈبل اپ آن آور ڈپلومیسی. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ دنیا میں آپ کو ایک پرابلم فٹیگ بھی نظر آتی ہے, جن کیپٹلز میں آپ جا رہے ہیں ان کیپٹلز کے ٹیبلز کے اوپر اور فائلیں پڑی ہوئی ہیں. یوکرین وہاں پر پڑا ہوا ہے, یورپ کے اندر جو رائٹ ونگ کا رائز ہے وہ پڑا ہوا ہے, ٹرمپ ان کے ٹیبل کے اوپر سب سے بڑا دھرا ہوا ہے, ٹیررس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, ان کی اکانومی کے مسائل پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں, پھر افریقہ کے اندر جنگیں چل رہی ہیں. مطلب ایک آپ کے خیال میں کتنی ریسیپٹیوٹی ہوگی؟ ہمیں کیا ایک ہی مرتبہ یہ وزٹس کرنے چاہیے یا پرسنز اپوائنٹ کر دینے چاہیے کہ بھئی آپ نے اب اس کو فالو اپ بھی کرنا ہے؟ یہ ایکچولی آپ نے بہت اچھا آئیڈیا بھی دیا ہے. بات سے بات نکلتی ہے, میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. میں صبح سے سوچ رہی ہوں کہ یہ تو مؤثر کام کرائیں گے, یہ ایک کھڑکی ہے, یہ موقع ہے, ونڈو آف اپرچونٹی کھول لی. اب ایز چیئرمین بلاول اینڈ ٹیم گوز, وہ دروازہ بنتا ہے. وہ دروازے میں کس طرح ہمارے جو نارمل ڈپلومیٹس ہیں, روایتی, دیکھیے بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا, روایتی سفارتکاری سے کام نہیں بنے گا, کیونکہ ان کی بھارت کی بہت اگریسو پبلک ڈپلومیسی بھی چلتی رہتی ہے, نارمل ڈپلومیسی. تو یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی, پی او سیز بنا سکتے ہیں, پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے, جی آپ اس پر توجہ رکھیں گے اینڈ یو کین بی ان ٹچ ود دی ایمبیسی. ذرا وہاں پہ جائیں گے, آپ نیٹ ورکنگ کریں گے, لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں گے, اس کو آپ فالو اپ کریں گے, رشتے بنائیں. تو آپ کے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے کان ہماری پرابلم کی طرف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ یہ موقع ہے لانے کا. ہم اس وقت اگریسر نہیں ہیں. لوگوں نے سوال کیے, آج نیو یارک ٹائمز میں بھی چھپا ہے, پھر سوال کے جواب ان کو نہیں ملے, ہمارے سوالوں کے جواب بھی بالکل نہیں ملے. تو میں سمجھتی ہوں یہ آپ کے پاس ایک 2-3 ہفتے کا مومنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہندوستان نے کس طرح 7 وفود بنائے ہیں, 7 وفود, ناٹ جسٹ یورپ, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں, امریکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ذرا بھی ہماری دراڑ پڑی ہے ہمارے پورے سامنے کے دیوار میں,
एडिफिस में दरार पड़ी है, इसको हम बना के ठोक बजा के पेंट करके छोड़ेंगे। वो कर सकें ना कर सकें, दैट्स अ मूट पॉइंट। लेकिन मैं समझती हूँ हमें अपना काम जारी रखना है और ये भी सोचना है कि ये आगे कैसे चलेगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू मैं उनके टॉकिंग पॉइंट्स भी देख रहा था, उनकी मीडिया के हवाले से, बयानात के हवाले से जो मेरे जहन में तस्वीर बनती है। एक तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉकिंग पॉइंट्स अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान ने खुद बैन किया हुआ है वो मौजूद हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। फिर मैं एक टॉकिंग पॉइंट उनका देख रहा था जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो मिसाल दे रहे हैं कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है FATF के हवाले से, हम निकल आए उसके अंदर लेकिन बहुत अरसे वहाँ पर हम रहे जी, और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो उन्होंने बयानात के अंदर भी इल्ज़ामात डाले। तो ये ग्रुप्स और FATF वाला रिकॉर्ड और बहुत सारे ऐसे मामला जिसके ऊपर मसलन ख्वाजा आसिफ का एक बयान जो है वो बार बार कोट होता है, वो कहते हैं मिस कोट होता है, जी, जो हमारा माजी है 80 की दिहाई का, वो कोई इतना ताबनाक नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से डोजियर बनाया हुआ है, वो इस टाइप का डोजियर बनाया हुआ है। हमारा इसके ऊपर इफेक्टिव रिस्पांस क्या है? मेरी इत्तला में हमारा भी डॉसियर बना है, एक के बाद या के बाद दीगरे डॉसियर्स बनते हैं। और कुछ पिछले दिन पहले एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने यहीं बैठे हुए कहा, काफ़ी आए हुए थे, तो यहीं बैठे हुए कहा कि पाकिस्तान के कि हमने UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी मेंबर स्टेट्स 5 ही उनको बता दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया ये अपने हकायक है। उनका जो टॉकिंग पॉइंट है उसका काउंटर हम क्या आपके करें? टॉकिंग पॉइंट्स बहुत हो सकते हैं। देखिए आपने एक हकायक से जब जो मुंह मोड़ते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। चेयरमैन बिलावल ने बहुत क्लियरली इस पॉइंट को एड्रेस किया अपने इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में। पहले तो कहते हैं देखिए हम उस पाकिस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने खुद दहशतगर्दी का सामना किया। हिज मदर इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आई मीन हिज फैमिली इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और वालदा तो शहीद इसी तरह हुई हैं। तो अब और फिर उसके बाद हमारी हुकूमतों ने एक के बाद एक जंग तो लड़ी है दहशतगर्दी, फिर हमारे मुसल्लह अफवाज वहाँ बहुत बड़े नंबर्स में शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान टुक अ टर्न। आप समझें 2008 से हम तो जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो आप क्या चाहते हैं? आप हमें ट्रैप्ड रखना चाहते हैं एक ही फ्रेम में जहां हम फंसे हुए हैं। आप हमसे कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करो, जब हम ख़त्म करने जाते हैं और वो हम पर हमले करते हैं तो आप यू हैव नो और उन फोर्सेस पे करते हैं मगरबी सरहद पे जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं। 80-90 हज़ार लोग हमारे शहीद हुए हैं। किसी को याद है अल-कायदा जो साउथ एशिया से निकला? मैंने अमेरिकन को कहा आपने मुझे मीटिंग में नहीं कहनी है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी है। डोंट टेल मी इन अ प्राइवेट मीटिंग, वेरी गुड, यू डिड वेरी वेल, योर कंट्री डिड वेरी वेल, यू हैव टू से इट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर वो कहते हैं लेकिन हम भी भूल जाते हैं हमने क्या क्या किया। हमारा फॉलो अप बहुत कमज़ोर है दरअसल अपने पॉजिटिव पॉइंट्स। एक और दुनिया के अंदर जो ट्रंप ने उसको बार बार हाईलाइट किया अपने ट्वीट्स के जरिए, बयानात के जरिए, न्यूक्लियर जंग का ख़तरा। ये ख़तरा जो है ये डबल एजेड सोर्ड है। हिंदुस्तान का जो मैं टॉकिंग पॉइंट देख रहा था उसमें वो ये था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल इस्तेमाल करता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की वजह से हमारे हाथ रोके जाते हैं और हम दहशतगर्दों को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते। तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जिक्र करते हैं। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर जंग की तरफ खित्ते को धकेल रहा है। अब न्यूक्लियर मामले को आप कैसे टैकल करेंगे? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये आर्गुमेंट जो है मगरब में हम कैसे करेंगे, किस जाविये से करेंगे? देखिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल तो पूरे खित्ते को ट्रैप किया है इस न्यूक्लियर हवाले से। फ्रेमवर्क में तो हिंदुस्तान ने, स्माइलिंग बुद्धा आपका इनिशिएटिव नहीं था ना, उनका था। The Buddha has nothing to do with nukes. I mean, it was their nuclear explosion. वो नाम रखा हुआ था। They nuclearized the subcontinent, पूरा साउथ एशिया उन्होंने न्यूक्लियराइज कर। आप सोचें कि and I'm going to credit शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो at this point, अगर उन्होंने नहीं कहा होता हम घास खाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम नागुज़ीर है, बन के रहेगा कम वक्त में, and I believe he paid a price for it with his life. लेकिन I mean that was one of the things. लेकिन आप देख लें कि आज न्यूक्लियर डिटरेंट नहीं होता तो आपकी कन्वेंशनल डिटरेंस तो बड़ी बाय द वे बड़ी नई रेड लाइन इस्टेब्लिश हुई। एक और बात जो वहाँ बहुत बहुत मुश्तरका दिलों को खा रही है वो ये है कि कन्वेंशनल में हम मारे गए, पहले घंटे में हम मारे गए। भाई जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया सुबह उठ के तो आप तो अर्ली मॉर्निंग में तो आप तो मारे जा रहे थे ना उस थ्रेट एनवेलोप नैरो से जहाँ कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, रेडार पे आप देख रहे थे, मारे तो गए, राइट?
گرے ہیں بس گرے. اب تو نمبر وہ اب تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور آج سٹوری بھیجتی ہوں جس میں نے کہا کہ it's a complete humiliation conventional of India. ٹھیک ہے, that's been rewritten the whole discourse. اب آپ دیکھیں وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بیٹھے ہیں امریکہ کے, تو سوچ نہیں رہا ہوگا امریکہ کہ جو ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈو پیسیفک نام رکھ دیا ایشیا پیسیفک کا, وہ پاکستان سے کنونشنل جنگ نہیں جیت سکتے. ہمارے پاس آتے ہیں سیز فائر کر دو, اور پھر پبلک میں کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا. ویسے یہ ہر دفعہ یہی کرتے ہیں بائی دا وے, دے ڈونٹ لائک کہ ایڈمٹ ہو بات. تو وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمیں ہمارے کیا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنیں گے. چین دوسری طرف بیٹھا ہے. So towards the end اگر they are very upset کہ ہائفنیٹ بھی آپ ہو گئے ان کے ساتھ. کشمیر ہائی لائٹ ہو گیا, ہائفنیٹ ہو گئے, ٹاکنگ پوائنٹ میں آ گیا, ڈیٹرنس ہماری اسٹیبلش ہو گئی, ان کو مار پڑی, ہیومیلیشن علیحدہ ہوئی, اور وہ معاونت کرنے تیار ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے اعلیٰ ہیں, لیکن وہ اس ساری پیس پروسیس کے ٹرمپ کی جتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, پاکستان کے بعد اگر کسی شخص کی ٹرولنگ کرتے ہیں وہ آج کل وہ ٹرمپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں. وی کین انڈرسٹینڈ دیئر پین ٹورڈز دی اینڈ. اگر آپ فیلی آئسولیٹڈ طلعت صاحب. اچھا, اب وہ آئسولیشن کو بریک کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہم نے کوئی بڑی بات بھی کرنی ہے. چلیں یہ تو ان کے ترکی بدرکی ہم جواب دے دیں گے, اپنے پوائنٹس دے دیں گے. ہم نہیں, میں سمجھتی ہوں ہم اپنے جواب نہیں صرف دیں گے, ہم ایک پرو ایکٹیو ڈسکورس رکھیں گے. اس کا مین فوکس کیا, ہم انٹرنیشنل میڈیشن چاہ رہے ہیں, ہم دنیا کی توجہ مسلسل چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اس معاملے کو, کیونکہ دیکھیں آپ نے ابھی تو فریز کیا ہوا ہے نا, ان کی طرف سے تیاری تو مکمل ہے. آپ کے دل میں کوئی چور ہوگا تو آپ کہیں گے مجھے جج نہیں چاہیے کمرے میں, ٹھیک ہے, صاف سی بات ہے. آپ کہیں گے بس مجھے ایکسیکیوشنر بننے دو, اور جوری بھی نہیں چاہتا ہوں میں, جج بھی نہیں چاہتا ہوں. جس کے دل میں چور نہیں ہوگا وہ کہے گا بھائی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, بھائی جج کو بلاؤ اور جوری کو بلاؤ, رائٹ. This is what Chairman Bilawal said کہ آپ جج جوری ایکسیکیوشنر بننا چاہتے ہو. I mean I'm taking a leaf entirely from his book, اور اس میں یہ کہا ہے, وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ضرور جج چاہیے, آپ لے آئیں جج کو, آپ جوری کو بھی لے آئیں. Why not؟ کشمیر انٹرنیشنلائز آپ کے لیے ہو تو بہتر ہے نا, آپ کے لیے بہتر ہے. IWT سنتاس معاہدہ آپ نے تو نہیں معطل کیا, آپ زبردستی کہیں. اب دیکھیں وہاں تیستا ریور ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا, اگلے سال اس کی وہ بھی سوچیں گے اچھی طرح کہ ہم اس کا کیا کریں. بہت مشکلوں سے تیستا ریور سیٹلمنٹ ہوا تھا. Remember I was following it. I follow water discourse. Then Brahmaputra goes through. ہاں میں کہتا دوسرا بھی ہے, تیسرا اوپر بھی ہے نا, وہ تو چائنا کے ساتھ بھی ہے, بہت سارے ہیں. ہمارا ایک ریور سسٹم ہے انڈس, اینڈ وی نیڈ ٹو, ہمیں اس کی تحفظ کرنی ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہم واٹر اسکیس ہو رہے تھے طلعت صاحب. تو یہ جو اگر کریں گے, یہ چاہتے ہیں اگر جنگ پانی پہ ہو, شاید یہ چاہتے ہیں کہ اگلا ایشو یہ اٹھے, کشمیر پیچھے ہٹ جائے, ہم پانی میں پھنس جائیں. دس از دیئر اسٹریٹجی. ایسا نہیں ہوگا. ہم جس میں بھی پھنسیں گے ہم کشمیر کی بھی بات کریں گے اور ان کے دہشت گردی کی بھی بات کریں گے. Have to leave it there. Thank you very much. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے. اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ جب تک ہم اس کی سوچ کو نہیں جانچ پائیں گے تب تک اپنے رد عمل کو ہم نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس سوچ اور رد عمل کے حوالے سے ایک بہترین دماغ موجود ہے. پاکستان کی فوج کا ایک نمایاں نام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ایک ڈی جی ایم اوز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ تمام پلاننگ ان کے نیچے ہوتی ہے. کمانڈ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ پلان کرتے ہیں. اور سابق کمانڈر کمانڈ, آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. میپنگ دی اینیمی از ویری امپورٹنٹ جی. اب اس وقت تو سیز فائر تو موجود ہے. جب ہندوستان کی طرف سے آپ بیانات دیکھتے ہیں, پھر ان کی طرف سے جو پچ دیکھتے ہیں, وہ نیوکلیر بلیک میل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ نئے نارمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ نئے ہتھیار پروکیور کر رہے ہیں, اور کچھ انہوں نے اس کٹائی سے سیکھا بھی ہوگا. تو آپ کو ہندوستان کی اسٹریٹجی پاکستان کے حوالے سے کیسی بنتی نظر, کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 3-4 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, جب سے آئی 2014 سے, اینڈ دین دیر از اے کنٹینیوم, تو واٹ ایور دے سیڈ دے ہیو جنرلی واک دا ٹاک. ٹھیک, انہوں نے جو بات کہی وہ کی, چاہے اس سے انڈیا کو نقصان ہو یا فائدہ ہو, وہ ایک ڈائریکشن انہوں نے لی ہوئی ہے, اس پہ انہوں نے چلنا ہے. دوسرا, انہوں نے دنیا میں یہ ایک امپریشن کریٹ کر لیا, اسٹریٹجک الائنمنٹس بھی ایسی تھیں کہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود دس ان دس ریجن, اینڈ دے آر اے ریلائبل پارٹنر آف دا ویسٹ. ٹھیک, وہ ریلائبل پارٹنر کس کے لیے ہے, کیوں ہے,
that is quite obvious because the West का interest, particularly United States of America, अब शायद थोड़ा shift हो रहा है. वो पहले बहुत ज़्यादा एक hype थी Washington में China. कंटेनमेंट करनी है आपने. Containment. China was the buzzword in DC, and a lot of material was churning out, and the think tanks were talking about it and all that. So India found a space there. तो ये तो बाहर का एक कंस्ट्रक्ट हो गया, बट द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट एंड इज वेरी फ्लूइड, बहुत सारी चीज़ें हो रही. तो अंदर जो सूरत हाल है वो आपको बिल्कुल मालूम है कि दे हैव क्रिएटेड अ कमिटमेंट ट्रैप फॉर देमसेल्व्स. एक फ्रेंजी है, और वो फ्रेंजी जो है वो एंटी पाकिस्तान भी है, और वो ब्रॉड शोल्डर्स भी हैं, और वो एक माचोइज्म भी है, और एक उन्होंने सेंस क्रिएट कर दिए भारत में कि जो कुछ हुआ भारत के अंदर, पाकिस्तान का सिग्नेचर हो या ना हो, हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे. अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ इसी नुक्ते के ऊपर, अमूमन ख्याल ये कि बीजेपी हमेशा से ये कहती चली आ रही है पाकिस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के अंदर से अमूमन आपको ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है. इस मरतबा क्या डिफरेंट है? देखें, डिफरेंट ये है कि हमने थ्रेड पिकअप करना है फ्रॉम पुलवामा. ठीक, पुलवामा इलेक्शन से ज़रा पहले था, और उसमें जो हुआ वो हमें मालूम है, और उसके बाद ये एक उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा कि अभी एक न्यू नॉर्मल उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, और इसके ऊपर वो कॉन्टिन्यूसली चलेंगे. एंड फिर ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन में फिर ये जीत जाते हैं. उतनी मेजॉरिटी से नहीं जीतते जैसे वो शायद वो नारे मारा करते थे कि जी इस बार 400 पार, लेकिन वो 232 पे शायद मामला रुक गया. सो देयर इज़ अ डेंट आउट देयर, बिकॉज ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारत के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो फ़िलॉसफी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी जिस पे बीजेपी आरएसएस काम कर रही है, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है. अभी वो बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं. जी, ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं. ज़रा दब गई थी, बहुत ज़्यादा दब गई थी, अभी भी दबी हुई हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए थी. मैं नाम लेना शायद गवारा नहीं करूँगा, लेकिन वो भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं. शायद सर्वाइवल है इस वक्त उनका. हिस्टेरिया ऐसा बनाया, हिस्टेरिया ऐसा बनाया. तो लेट्स नाउ गेट टू द ब्रास टैक्स ऑफ इट. ऑपरेशन सिंदूर came to an end through a ceasefire brokered by United States of America, explicitly explained by the President of United States of America. He brings Kashmir straight into the limelight, and he says कि ये disputes हल होने चाहिए and America is willing to mediate. ठीक, ये तो उन्होंने कह दिया. उसके बाद एक रिएक्शन आया इंडिया में, वो पॉलिटिकल बैकलैश था बहुत बड़ा. वो मोदी साहब के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, अजीत डोवल के लिए भी, जयशंकर के लिए भी बैकलैश आया वहाँ पे. उन्होंने इसको कवर किया बाय सेइंग कि जी ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूइंग, ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, इट्स अ पॉज, और न्यू नॉर्मल हमने इस्टेब्लिश कर लिया. पाकिस्तान का ब्लैकमेल है, टेररिस्ट स्टेट है, साथ न्यूक्लियर ब्लैकमेल करती है, हम इसमें नहीं आएंगे, एंड वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू. और ये उनकी डायरेक्शन है. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज डायरेक्शन. सो आई विल टेक, वो कहते हैं दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए. ओवर फेस वैल्यू पे ले लेते हैं. जी, वो फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि दिस व्हाट दे आर सेइंग. अब दूसरा एस्पेक्ट इसका ये आ जाता है कि वेयर डज देयर मिलिट्री स्टैंड, उनकी फ़ौज कहाँ पे खड़ी है. ठीक, तो फ़ौज को तो मेरा ख्याल है कि शायद पहले भी अंदाज़ा था कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वॉक ओवर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस. लेकिन शायद थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर था. दे डिडंट थिंक कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ लेने के बाद भी पाकिस्तान विल बी एबल टू डोमिनेट द एस्केलेशन, और उस जगह पे ख़त्म हुई है जहाँ पे एस्केलेशन इस वक्त डोमिनेंस पाकिस्तान के पास थी. ठीक है, वो अपनी हाइप क्रिएट करते रहे, लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता है. सो अब देयर इज़ अ पॉलिटिकल रिटोरिक, देयर इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, देयर इज़ अ पॉलिटिकल मेथड. आप मैडनेस कह लें, मेथड कह लें, बट देयर इज़ वन. अब इंडियन मिलिट्री ऑन द अदर साइड, तो ये प्रेशर इंडियन मिलिट्री ने बेयर करना है. और सच लाइक इवेंट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिस तरह के ये पहलगाम थे जिसका आज तक पता नहीं चला कि हुआ क्या. इट वाज कोई एविडेंस नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है, कोई बंदा नहीं है, वो स्केचेस के अलावा में कुछ पता नहीं है कौन बंदा. देयर इज नथिंग. ठीक है जी. वो और उतनी जहमत भी गुजारा नहीं की कि चलो कोई मैन्युफैक्चर ही कर लें एविडेंस, शायद आप कर लिया हो. सो देयरफॉर ये एक मेथड है, देयर इज अ मेथड टू ऑल दिस. सो कैन दिस मेथड बी रिपीटेड? Will the key question is, will the Indian military is in a position to pick up that burden of BJP's
पॉलिटिकल एजेंडा। मुझे आपसे इनके जवाब लेते, लेकिन इससे कनेक्टेड पहले, चूंकि आप DGMO एक्सपर्टीज़ अभी हमें आपकी उसका इस्तेमाल करना है। जब वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ कंटिन्यूइंग, सो एज एक्स DGMO आपको क्या सुनाई देता है? वो क्या बात कर रहे हैं? हमें तो सुनाई देता है जी बस हमने तो ठूठा करनी है, लेकिन एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट आपको क्या सुनाई देता है? वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमने न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर लिया, अगर इस तरह की कोई दोबारा चीज़ हुई तो विल कम इन अगेन। ठीक, लेकिन एवरी टाइम व्हेन यू कम इन, तो उसके लिए प्रेपरेशन हैज़ टू बी बेटर देन बिफोर। ठीक, एक्शन हैज़ टू बी लाउडर देन बिफोर। ठीक, तो मैं एज अ मिलिट्री प्लानर वुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट, बिकॉज मैंने अपनी एक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को उस लेवल पे रखना है कॉस्ट इफेक्टिवली। आई हैव टू कीप माई कैपेबिलिटी, keeping a full eye on the development of Indian capabilities, tri-service, Air Force, Army, Navy, Cyber, and what have you, electromagnetic spectrum, सारों को मैंने देखना है और मैंने अपनी existing capability को उस जगह पे रखना है जहाँ पे मैं I can respond effectively in defense and I can respond effectively in the offensive. तो ये है फंडामेंटल काम मिलिट्री प्लानर्स का, वो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हो। आई एम श्योर कर रहे होंगे, लेकिन इसका मफरूज़ा ये है कि अगर वो कहते हैं कि ये चल रहा है, तो उनकी मिलिट्री प्लानिंग के अंदर अगला जो उनका रद्द अमल आएगा, ये मस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा होगा, ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उसकी नेचर मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी मिस्टेक को तो रिपीट नहीं करेंगे ना जी। इसमें दो चीज़ें हैं। एज अ मिलिट्री प्लानर आई कैन टेल यू, अगर तूने जल्दी किया, देखिए कैपेबिलिटी, जब भी आपको मिलिट्री कैपेबिलिटी लेते हैं, इट टेक्स टाइम टू अब्जॉर्ब इट। ठीक, उसको आपने इंटरनलाइज करना है, उसको आपने ऑपरेशनलाइज करना है, उसको आपने अपने डॉक्ट्रिन में लेके आना है, और फिर जाके वो कैपेबिलिटी एम्प्लॉयबल कैपेबिलिटी बनती है। तो दिस इज गुड आर्मीज टेक अबाउट 5 years, नॉर्मली पीपल से टेक्स अबाउट 7 years, बट बहुत अच्छी फौज अगर होगी, बहुत तेज़ी से काम करेगी, तो 5 साल उनको चाहिए। ठीक, अगर पॉलिटिकल प्रेशर फॉर वट एवर रीजन्स, जिस तरह का इस तरह वक्त इंडिया का मूड है, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इंडियन मिलिट्री के पास क्या ऑप्शंस? दे स्टिल हैव टू रिस्पॉन्ड अपनी क्या करेंगे आपके सामने? जी, उसमें फिर जो रिस्पॉन्स है वो जो अभी रिस्पॉन्स था, इससे डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे वो, बिकॉज न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी देन दे विल हैव टू प्ले, उसको वो गेम में लेके आने की कोशिश करेंगे, जो कि नेचुरली लीड करता है इनटू अ बिगर रिस्पॉन्स। ठीक, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ रिस्पॉन्सेज टू दैट ऑल्सो, और वो जो जंग है वो देखने में ज़्यादा शदीद होगी, एंड आई कॉल इट मैडनेस, बिकॉज दो न्यूक्लियर पावर्स जो मर्जी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हों, जैसे मर्जी हों, उनके दरमियान जंग किसी एक लेवल से ऊपर नहीं होनी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर होती है तो आपने देख ही लिया कि पीपल कम इन टू इट वेरी क्विकली, और इट इज़ नॉट जस्ट कि उन्होंने कोई पाकिस्तान इंडिया का तो नुकसान बेतहाशा होना था, इसमें द होल वर्ल्ड वुड सफ़र। सो दैट इज़ द नेचर ऑफ प्ले बिटवीन। लेकिन ड्रिफ्ट उधर ही कर रहा है, ड्रिफ्ट उधर ही कर रहा है। मुझे जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप का जंगविज्म नज़र आ रहा है, जो मुझे उनकी माइंडसेट नज़र आ रहा है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड नज़र आ रहा है, जो उनकी स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, डायरेक्ट नॉट नुआंस, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्मलसी। आप देख लेना अभी जो उन्होंने डेलीगेशन बाहर भेजे हैं, इन डेलीगेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नॉर्मलसी अचीव करना चाहते हैं। वो 3 बातें करेंगे वहाँ पे जाके कि पाकिस्तान जो है बड़ी ख़तरनाक स्टेट है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, और पाकिस्तान जो है ये चाइना के साथ बहुत डीपली अलाइंड है, आप लोगों ने मिसजज किया है, और वी नीड मोर सपोर्ट डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली, we need more support and we need more military support to deal with this from their perspective very dangerous state. तो ये है नैरेटिव जो शशि थरूर साहब और बाकी लेके जाएंगे। इसके साथ क्या उनको वो कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, देन कम्स द बिगर प्ले कि जी अब वो कोई इसको टेस्टिंग ग्राउंड, अगर इंडिया टेस्टिंग ग्राउंड बनना चाहता है, इफ़ इंडिया हैज़ कम डाउन टू दैट लेवल कि इट वांट्स टू बी अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़, तो फिर तो इट इज़ गोइंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। फिर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इज़ दिस व्हाट इंडिया इज़ रिड्यूस्ड टू? इट इज़ ओनली अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। इंडिया के ऊपर और क्या बर्डन आएगा? बर्डन ये आएगा ना कि भाई आप तो इंडो पैसिफिक के हमारे एलाई थे, आपने तो डिलीवर करना था, तो वेयर डू यू स्टैंड नाउ? सो विच इज़ वाई ये जो 3 मैंने आपको एलिमेंट बताए हैं, उन तीनों में से तीसरा एलिमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई
چائنا اس کے پیچھے بڑا فل کھڑا ہے. حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں چائنا از آر اسٹریٹجک الائے. آج سے نہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. انڈیا کو جا کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دے نو اٹ. لیکن اس کا بالکل قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ پاکستان کسی اور کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ اس کمپٹیشن میں پلیز اے نیگیٹو رول. پاکستان ڈز ناٹ پلے اے نیگیٹو رول. تو یہ ان کو پتہ ہے. دے نو اٹ. سو ابھی یہ دس از دا کی جس کے اوپر انہیں یہ گیم کھیلنی ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک دیٹ مچ. پاکستانی بھی چلے گئے ہیں باہر. اٹ از کوائٹ آبویس آپ کا نیریٹو بھی اسٹرانگ ہے. ٹیررزم پہ بھی آپ کا نیریٹو اسٹرانگ ہے. آپ نے اپنی کنونشنل کیپیبلٹی بھی دکھا دی ہے. آپ نے یو اونلی رسپونڈیڈ ونس یو آر اٹیکڈ. یو آر ناٹ این اگریسر اسٹیٹ. لیکن پاکستان ایک آنریبل ڈگنیفائڈ طریقے سے ڈائلاگ چاہتا ہے جہاں پہ ڈسپیوٹس ریزالو ہوں. اینڈ یو کین ناٹ اسٹاپ پاکستانز واٹر. تو یہ ساری چیزیں آپ بیٹھ کے دیکھنی پڑیں گی. اچھا اگر ٹورڈز دی اینڈ میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ نے ذکر کیا کہ یہ جس طرف جا رہا ہے ابھی تک, بعد کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن ابھی تک جو آپ کی ریڈنگ ہے تو یہ اٹس گوئنگ ساؤتھ آف سینٹی. مطلب یہ پاگل پن ہے, آپ نے کہا میڈنس ہے. تو اس میں اب آپ کو اگلے فیز میں اگر ہوتا ہے تو گراؤنڈ اوفینسز بھی نظر آتے ہیں, وہ ٹیریٹوری کی طرف بھی موو کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال تو ہم نے دیکھا اس مسائل بیانڈ ویژول رینج تھا, لیکن آپ نے جو ذکر کیا وہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک یو نو آلموسٹ اپ فرنٹ کنفرنٹیشن. دیکھیں جی, انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس لیڈر آف ایسکلیشن پہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو برنگ پاکستان کنونشنل کیپیبلٹی ڈاؤن. اور اگر وہ دو طریقے ہیں ان کے پاس. ایک طریقہ یہ کہ وہ اپنی کنونشنل کیپیبلٹی کو ٹیکنالوجیکلی اتنا ایڈوانسڈ کرے کہ وہ ہمیں اسی ایسکلیشن کے لیول پہ رکھتے ہوئے دے گیٹ دا بیٹر آف اس. وہ ٹائم کنزیومنگ جس طرح آپ نے بتایا, وہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اور اگر انہوں نے دوبارہ کچھ کرنا ہے تو آئی وڈ ناٹ رول آؤٹ دو میڈنس, بٹ دین یو آر ڈیلنگ ود سچ کائنڈ آف پیپل ہیئر, irrational people. انسان irrational decision لے لیتے ہوتے ہیں. So let's base our assumption on that we are dealing with an irrational actor. تو اس کا اسکیل اس سے زیادہ ہوگا whenever it happens. Hopefully it will not, but whenever it happens it's going to be scale bigger than this. I have to leave it there. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.